हेलो चैंपियंस, वेलकम टू प्रारंभ बैच केमिकल बॉन्डिंग एपिसोड 1, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सब बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स काम कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। देखो, केमिकल बॉन्डिंग इज़ अ हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से समझ में आ गई, बॉन्ड फॉर्मेशंस अच्छे से समझ में आ गए, कैसे बॉन्ड बनते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गई, ये सब चीज़ें समझ में आ गई, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली इजी लगने लगेगी। ठीक है, तो बॉन्ड एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझने वाले हो। टाइप्स ऑफ बॉन्ड समझने वाले हो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सारे बॉन्ड्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ बात की थी, उससे पहले ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट डे था, ठीक है, इसलिए मैंने लगाया था, नॉट फॉर फ्लैक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये छोटा सा क्विक रिकैप कर देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने वाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड ये चीज़ डिस्कस की थी, उसको रिकैप कर ले रहा हूँ। लेकिन लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिएगा। ओके, चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड, क्यों बॉन्ड बनाते हैं। तो पहली चीज़ तो दे वांट टू बी स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए क्या करना ज़रूरी है, स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए, लोअर पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, तब वो स्टेबल होंगे। अगर कोई भी एटम मान लीजिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जाता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अगर जाएगा तो हमको क्लोज लाना पड़ेगा। अब क्लोज ले आने में होता क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम बॉन्ड को क्लोज लाते हैं, मतलब एटम्स को क्लोज लाते हैं, धीरे धीरे हमें दिखता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करती है। एक मैं यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, उससे आपको हेल्प ज़्यादा मिल जाएगी। देखिए, ये शो कर रहे हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ वाई एक्सिस पे, और ये हमारे पास, ठीक है, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स है। ठीक है, अब इधर की तरफ डिस्टेंस डिक्रीज कर रही है, और ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, इधर निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे जैसे हम देखेंगे कि जैसे जैसे ये हम डिक्रीज कर रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज करती है और एक मिनिमम वैल्यू पे जाती है। ठीक है, कहाँ पे जाती है, एक मिनिमम वैल्यू पे। और मिनिमम वैल्यू, ये जो मिनिमम वैल्यू होती है, इसी कंडीशन पे ये एटम्स क्या करते हैं, इतने क्लोज आ जाते हैं कि इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये एटम्स इतने नज़दीक आ जाएंगे और स्टेबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे और एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं विथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये मिनिमम एनर्जी जो है, ठीक है, मिनिमम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये रीज़न होता है किसके लिए, ये रीज़न होता है इनके बॉन्ड फॉर्मेशंस के लिए। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल। ठीक है, तो एक्चुअली स्टेबिलिटी और एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ देखिए, एनर्जी डिक्रीज हो रही थी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई। ठीक है, अब देखिए, और हम क्लोज ले आ रहे हैं अगर एटम्स को, और नज़दीक ले आ रहे हैं एटम्स को, तो एटम और नज़दीक जब आएगा तो ये धीरे धीरे देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गई है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एटम जब और नज़दीक आएंगे, और नज़दीक आप ले आओगे, तो उनके बीच सेंटर में क्या है, सेंटर में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस करेगा कि एक दूसरे से रिपल्शन शो करेगा। अब जो एक दूसरे से रिपल्शन शो करेगा तो ऑब्वियस ही बात है, स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आपको दिख रहा है ना। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, दिस इज द रीजन वाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड। क्लियर। दूसरा है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं, यानी एटम जो हीलियम को फॉलो करते हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, वाइल अदर एटम्स क्या करना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहते हैं। दैट इज़ वाई दे फॉर्म बॉन्ड। क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। जी भैया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मत जाना है सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं लिखे हैं,
एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको पढ़ाया तो जाता है कि हाँ 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ पार्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे भी, क्योंकि दोनों में, कोवैलेंट बॉन्ड में भी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी, दोनों में शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये नया टाइप का बॉन्ड थोड़ी है, कोवैलेंट का पार्ट है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं लिखा है। पर मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटल एटम्स के बीच, यानी किसी भी मेटल क्रिस्टल में जो मेटल के एटम्स होते हैं उनके बीच, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी मैं डिस्कस करूंगा आपको ब्रीफली। ठीक है, आइए समझते हैं। तो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड क्या होता है सर? आयनिक बॉन्ड होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके बिटवीन आयंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction between ions formed by loss or gain of electron। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो आयंस फॉर्म होते हैं, उन आयंस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? ए नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये दोनों आपस में इंट्रैक्शन शो करेंगे और ये इंट्रैक्शन कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इस इंट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या बनेगा? ये कंपाउंड कैसा बनेगा? कंपाउंड बनेगा बी ए टाइप का। पॉजिटिव हमेशा पहले लिखा जाता है, नेगेटिव बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो बी ए का फॉर्मेशन होगा और ये जो कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है इसी को हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे? आयनिक कंपाउंड का नाम देंगे। समझ में? क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? यहाँ पे डोनर कौन है? डोनर कौन है सर? डोनर है बी। एक्सेप्टर कौन है सर? एक्सेप्टर है ए। ठीक है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड। कंपाउंड क्या कहलाएगा? आयनिक कंपाउंड। क्लियर हुई बात? ठीक है, मैं बताया था ना पड़ोसी। ठीक है, एग्जाम्पल लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर आगे देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आयनिक बॉन्ड। चलिए अब आते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड। जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आयनिक बॉन्ड की? तो भाई पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, कौन नॉन डायरेक्शनल होता है? बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, इसके जो बॉन्ड हैं यानी आयनिक बॉन्ड, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, ये डायरेक्शन नहीं होता। कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, बट इवन कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी डायरेक्शनल होता है, बट आयनिक बॉन्ड इज नॉट डायरेक्शनल। दूसरा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई MP एंड BP। ठीक है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है किसकी भाई? आयनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। क्यों हाई होती है सर? क्योंकि इनके बीच, ठीक है, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। भाई स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है, उनको अगर ब्रेक करना है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी या ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, अब जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा, हाई होगा। ठीक है, समझ में आया? तीसरी चीज़, ठीक है, ये दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉट इन क्रिस्टलाइन स्टेट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, आयनिक कंपाउंड जितने होते हैं ये क्रिस्टलाइन स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जितने भी होंगे आपको मिलेंगे, आयनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है, एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन स्टेट। क्रिस्टलाइन स्टेट क्या होता है? क्रिस्टल्स के फॉर्म में रहेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोल सकते हो आप, जैसे नमक होता है ना,
क्रिस्टल्स के फॉर्म में रहता है, ठीक है, सेम एज जितने भी ऑयनी कंपाउंड्स होते हैं, नमक भी क्रिस्टल ऑयनी कंपाउंड है, अदर जितने भी ऑयनी कंपाउंड होते हैं सब आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में ही मिलेंगे, ठीक है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट नॉट इन क्रिस्टलाइन स्टेट। इन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन किस स्टेट में? एक्वस स्टेट, ठीक है, एक्वस स्टेट या एक्वस सोल्यूशन में। एक्वस सोल्यूशन मतलब जब वाटर के साथ सोल्यूशन बनाया जाएगा तब, ठीक है। और एंड इन मॉल्टन स्टेट, इन मॉल्टन स्टेट, दो कंडीशन में ये क्या होते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। मॉल्टन स्टेट का मतलब क्या है कि जब 800 डिग्री सेल्सियस 900 डिग्री सेल्सियस आप इनको मेल्ट करोगे, तो मेल्ट करने से क्या होगा? मेल्ट करो या फिर एक्वस स्टेट बनाओ, तो एक्वस स्टेट बनाओगे तो वाटर में डिजोल्व करोगे, वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ऑयंस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ऑयंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो गुड कंडक्ट करेगा ना इलेक्ट्रिसिटी को, क्लियर, ठीक है। वाइल अगर मॉल्टन स्टेट में ले जा रहे हो तो मॉल्टन स्टेट में क्या होगा? ये आपस में ही ब्रेक हो जाएंगे, इनके ऑयंस आपस में ही ब्रेक हो जाएंगे। अब कंडक्शन के लिए ऑयंस प्रेजेंट है ना, तो ऑयंस फ्लो करेंगे, कंडक्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन स्टेट में है तो ये तो बंधा हुआ है, अब ऑयंस नहीं है, कोई ऐसा कैरियर नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाए। कैरियर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा इन क्रिस्टलाइन स्टेट, बट एक्वस स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तीसरा फोर्थ वन क्या है भाई? फोर्थ वन क्या हो जाएगा? ध्यान से देख लीजिए। फोर्थ वन हमारा, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, आगे लिख देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। फोर्थ वन इज दे आर सल्यूबल इन, सॉरी दे नॉट दे, ठीक है। ऑयनिक कंपाउंड्स आर सल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स में ये सल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं भाई? सल्यूबल यानी डिजॉल्व हो जाएंगे, ईजिली डिजॉल्व हो जाएंगे। सर ये पोलर चीज़ आज तक हमने सुनी नहीं सर, एक बार बता दो पोलर क्या होता है? पोलर तो केमिस्ट्री में पोलर एकदम ईजी वे में अगर समझना है तो पोलर का मतलब ही होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आए, ठीक है, क्या आ जाए? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आए। अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ रहा है किसी कंपाउंड में तो वो पोलर है। जैसे वाटर है, वाटर में क्या होता है सर? वाटर में होता है H+ और OH, आता है कि नहीं? H+ OH बनाते हैं वाटर में, तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, मतलब ये पोलर सॉल्वेंट होगा, ठीक है, ये पोलर सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो जितने भी ऐसे पोलर सॉल्वेंट मिल जाए इनको हम क्या कर सकते हैं? डिजॉल्व कर सकते हैं, इनमें हम डिजॉल्व कर सकते हैं ऑयनिक कंपाउंड को, ठीक है। इस पे एक सिंपल सी थियरी लगती है, उस थियरी का नाम है लाइक डिजॉल्व लाइक। क्या सर? लाइक डिजॉल्व्स, ठीक है, सॉल्युबिलिटी की थियरी है लाइक, यानी जो जिस तरह का होता है उसी तरह की चीज़ें उसमें घुलती हैं, ठीक है, डिजॉल्व होती हैं। तो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर कैसा है? पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो वाटर अगर पोलर सॉल्वेंट है तो ये हर तरह के ऑयनिक कंपाउंड को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर तरह के ऑयनिक कंपाउंड को क्या कर सकता है? डिजॉल्व कर सकता है सर, वाटर, क्लियर, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ें। 4 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमारी क्या हो गई हैं? यहाँ पे हो गई हैं ना 4। ये यहाँ से इरेज हो गया क्या? चलिए उसको राइट डाउन कर लीजिएगा थोड़ा सा रिवर्स करके, ओके। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5th प्रॉपर्टी हमारी, ऑयनिक कंपाउंड्स shows पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, एंड आइसोमॉर्फिज्म। ये क्या होता है सर? ठीक है, तो आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा है, ठीक है, वैसे ही आइसोमेरिज्म की तरह ही पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म है। अब क्या होते हैं समझ लीजिए। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फ्स, ठीक है, पॉलीमॉर्फ्स ये ऐसे ऑयनिक सॉलिड्स होते हैं, ऐसे ऑयनिक सॉलिड्स, ठीक है, ऑयनिक सॉलिड्स विच एग्जिस्ट इन डिफरेंट
क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक ही कंपाउंड, एक ही आयनिक सॉलिड होगा बट डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। ऐसे आयनिक सॉलिड्स को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फ्स, ठीक है। जैसे ZnS है, जिंक का एक ओर होता है, सल्फाइड ओर होता है जिसका नाम है ZnS, यानी ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ओर है ये जिंक का ओर, मेटलर्जी पढ़ी होगी तो ओर जानते होंगे आप, ठीक है। ठीक, तो जिंक का ओर है, एक इसका नाम है जिंक, एक क्रिस्टल स्टेट इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है जिंक ब्लेंड, और दूसरा होता है वुडजाइट, ठीक है। वुडजाइट के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है, जिंक ब्लेंड के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। ये दोनों डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए यहाँ पे इन केस में, ठीक है, कि ये इनको कहा जाता है पॉलीमॉर्फ्स। क्या कहा जाता है? पॉलीमॉर्फ्स। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करूँगा, ठीक है, ऊपर इरेज कर दूंगा तो लिख पाऊंगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मैंने बताया आइसोमॉर्फ्स। जैसे आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा था ना, आइसोमेरिज्म क्या पढ़ा था आपने? आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा था कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो। तो देखिए आयनिक सॉलिड फार्मूला सेम है, फार्मूला वही है ZnS, ठीक है, जिंक सल्फाइड ही है, लेकिन जिंक ब्लेंड और वुडजाइड दो अलग अलग डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनको पॉलीमॉर्फ्स कहा जाएगा आयनिक सॉलिड्स के केस में, ठीक है। अब आइसोमॉर्फ्स क्या होते हैं? तो जस्ट रिवर्स है, रिवर्स ये है कि डिफरेंट आयनिक सॉलिड हो, ठीक है, क्या हो? डिफरेंट आयनिक सॉलिड्स, डिफरेंट आयनिक सॉलिड्स but show same crystal structure, ठीक है। सो सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करे, लेकिन डिफरेंट क्या हो? आयनिक सॉलिड्स हों। अब इसमें एग्जांपल आता है आप ग्रीन विट्रियोल जान रहे होंगे, ग्रीन से लिखूं ग्रीन विट्रियोल को, चले ग्रीन से लिखते हैं, FeSO4.7H2O, इसका नाम है ग्रीन विट्रियोल, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, एक वाइट विट्रियोल आता है, वाइट से तो लिख नहीं सकते, ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है, ZnSO4.7H2O, ठीक है। और एक है MgSO4.7H2O, ठीक है। इसको कहते हैं एप्सम सॉल्ट, MgSO4 को। ये है वाइट विट्रियोल, ठीक है। कौन सा है? वाइट विट्रियोल, ठीक है, वाइट विट्रियोल। ये तीनों जो हैं, ये तीनों आपस में क्या करते हैं? इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप समझ रहे हो ना? क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब है जो क्रिस्टल लैटिस होता है, या मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको, 2 मिनट, वेट अ मिनट, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक छोटा सा यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्रिस्टल है, ठीक है, एक और बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह का क्रिस्टल है, ठीक है, वेट अ मिनट, ये देखो, ये इस तरह और ये बन गया। अब इनके कॉर्नर्स पे क्या होगा कि यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन एटम्स का ये जो 8 कॉर्नर्स हैं, इन पे एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब ये एटम्स जो प्रेजेंट हैं, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, कहीं 2 आयंस प्रेजेंट होंगे, मतलब अरेंजमेंट इनका डिफरेंट होगा, तो ठीक है, सेम टाइप का कंपाउंड है लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो वो क्या कहलाएगा? पॉलीमॉर्फ कहलाएगा, पॉलीमॉर्फ का केस कहलाएगा। लेकिन अगर अरेंजमेंट सेम है, ठीक है, जितने भी सॉल्ट हैं इनका अरेंजमेंट सेम है, बट क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है कि अरेंजमेंट सेम है लेकिन फॉर्मूला डिफरेंट है, तो वो क्या कहलाएंगे? आइसोमॉर्फ्स कहलाएंगे। समझ में आया? तो ये चीज़ कौन शो करता है? ये चीज़ शो करता है आयनिक सॉलिड, ठीक है। या फिर से ही रेज हो गया, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ओके, क्लियर, रिवाइंड करके। नेक्स्ट
नेक्स्ट है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ईजिली हो जाए। ठीक है, तो सिंपली आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दो ही कंडीशंस ही हैं सर, दो कंडीशंस ही हैं और इनफ हैं दोनों कंडीशंस। पहला कि ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, कितना ईजिली कोई भी कैटायन यानी डोनर एटम जो है वो कितना ईजिली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपने आप को कैटायन के फॉर्म में बना ले रहा है। ठीक है, कैटायन क्या होते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एनायन क्या होते हैं जिस पे निगेटिव चार्ज आता है। निगेटिव चार्ज किस पे आएगा, जो ईजिली इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो एनायन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्सेप्ट कर ले रहा है। ठीक है, ईजिली एक्सेप्टर है। तो इनसे हाउ ईजिली फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन टेक्स प्लेस, कितना ईजिली एनायन और कैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन इन 3D शेप। 3D शेप में ये कैटायन एनायन किस तरह से अरेंज कर ले रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, किस तरह ही इनका अरेंजमेंट, एक दूसरे का अरेंजमेंट हो जा रहा है, ईजिली हो रहा है। ठीक है, उस अरेंजमेंट से अब ये जो अरेंजमेंट होती है इसी को कहा जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, या कहीं कहीं इसको लैटिस कहा जाता है। लैटिस क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। ठीक है, तो जो अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के ये दिया हूँ, ये क्या था, ये लैटिस था। ठीक है, ये क्या था, ये लैटिस था। ठीक है, याद रखिएगा, इसी को लैटिस कहेंगे हम। ठीक, क्लियर, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, तो ये लैटिस है। अब इसी लैटिस से हम फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, किसका, पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है लैटिस से। छोटे छोटे लैटिस प्रेजेंट रहेंगे और उसी से क्रिस्टल स्ट्रक्चर 3D शेप में क्या बनेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी किसी को। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, दो कंडीशंस होनी चाहिए, ईज ऑफ फॉर्मेशन कि कितना ईजिली कैटायन एंड आयन बन रहे हैं, और इनका अरेंजमेंट कितना ईजिली हो रहा है, किस शेप में, 3D शेप में, यानी क्रिस्टल लैटिस कितना ईजिली फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब एनर्जी चेंजेस क्या आते हैं, तो एनर्जी चेंजेस में क्या क्या चीज़ें हैं भाई अगर एनर्जी चेंजेस आएंगे तो हाँ बहुत सारे एनर्जी चेंजेस आएंगे। पहला कंडीशन, क्या कंडीशन है भाई, पहली कंडीशन तो यही है कि यहाँ पे कोई भी एटम है तो ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसको एनर्जी चाहिए होगी कि नहीं, चाहिए होगी ना भाई। एनर्जी ये एक्सेप्ट करेगा, इसको हम एनर्जी देंगे तब तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा बाहर। ठीक है, और इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैसियस एटम। किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी ये रिक्वायर्ड एनर्जी है जो चाहिए हमें। ठीक है, दूसरा हमारे पास दूसरा एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा भाई, एनायन बनाएगा। ठीक है, बी नेगेटिव का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये बी नेगेटिव का जब फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ क्या थी, रिक्वायर्ड थी। ठीक है, एब्जॉर्ब हो रही थी, यहाँ क्या होगी, रिलीज। अब रिलीज ऑफ एनर्जी जो यहाँ पे होती है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, हाउ इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कैसे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को कोई भी एटम एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्ट करने पे एनर्जी रिलीज होती है, और उस रिलीज ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, भाई, उस रिलीज ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तीसरा, अब दोनों एनायंस तो बन गए हैं लेकिन अब इनका अरेंजमेंट करना है, कैसा, 3D अरेंजमेंट। तो 3D अरेंजमेंट करने के लिए A+ और B+, जब B नेगेटिव जब एक साथ क्रिस्टल के फॉर्म में आते हैं यानी अरेंजमेंट करते हैं, तो उस टाइम क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, जब भी बॉन्ड बनता है याद रखिएगा बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। याद रखिएगा,
और अगर बॉन्ड ब्रेकिंग करनी है, भाई किसी चीज़ को अगर तोड़ना है, ये बॉन्ड है इसको तोड़ना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एनर्जी देनी, मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। तो उसी तरह इसको जब बनाना है तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो रिलीज़ हो रही है, तो यहाँ पे ए और बी जब एक दूसरे से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ एनर्जी रिलीज़ होती है, और इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं लैटिस इंथैल्पी। क्या कहते हैं, या लैटिस एनर्जी कहते हैं। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ रिलीज़ होती है उसको क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी कहेंगे। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ भी रिलीज़ हो रहा है। अब एनर्जी चेंजेस क्या आ रहे हैं सर, एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं कि एक जगह हमें एनर्जी चाहिए थी और दो जगह एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। तो ओवरऑल बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी, ठीक है। और रिलीज जब एनर्जी होती है तो उसको किस फॉर्म में लेते हैं, उसको हमेशा सिस्टम से एनर्जी निकल रही है इस फॉर्म में लेते हैं। समझ में आया, क्लियर हुई बात। तो ये एनर्जी चेंजेस आएंगे। अब इसमें फेवरेबल कंडीशन क्या है, फेवरेबल किस कंडीशन में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। तो कौन सी कंडीशन है जिसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। देखिए ईजिली कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन अभी पता है ना, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो ईजिली कब होगा बॉन्ड फॉर्मेशन, ईजिली तभी होगा बॉन्ड फॉर्मेशन जब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो, कम हो, यानी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगे क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी तो ऑब्वियस ही बात है जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना, ईजिली कैटायन बन जाएगा ना। ईजिली कैटायन बन गया मतलब ईज है, समझ में है। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी ज़्यादा हो, ज़्यादा होने का मतलब क्या है, जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी इसका मतलब क्या है कि जो भी एटम था वो बहुत ईजिली एक्सेप्ट करना चाहता था इलेक्ट्रॉन को, बहुत एगर था, ठीक है, बहुत जल्दी एक्सेप्ट करना चाहता था। तो वही, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए ज़्यादा ईजिली एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है। स्टेबल कंडीशन है भाई, स्टेबल कंडीशन आएगी तभी तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, समझ में आ रहा है। दूसरा, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है लो, ये भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी जब ज़्यादा रिलीज़ होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि ज़्यादा पावरफुल यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो वही तो चाहिए हमें, ठीक है। यानी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है, तो तीन फेवरेबल कंडीशंस हैं, और वो फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है, डिक्रीज होनी, कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी, इलेक्ट्रॉन इन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए। आपको लैटिस एनर्जी कोई पूछता है तो आप सिंपली बता सकते हो कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसके दो डेफिनेशंस बनते हैं, द अमाउंट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस, लैटिस को तोड़ने में, ठीक है, लैटिस यानी ये बॉन्ड तोड़ने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उसको भी लैटिस एनर्जी कहते हैं, और इस बॉन्ड को बनाने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको भी लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो दोनों फॉर्म में आप बोल सकते हो, जितना भाई इसको तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी उतनी ही एनर्जी तो इसको बनाने में लगेगी, रिलीज होगी, ठीक है, वही चीज़ तो है, सेम चीज़ तो है, ठीक है। तो इसी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत, बॉन्ड फॉर्मेशन का बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है, ये फेवरेबल कंडीशन समझ में आई, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट अब हमारे पास है कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ही मैं ये क्लास एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम कोवैलेंट बॉन्ड अच्छे से समझेंगे, बट आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में कोवैलेंट बॉन्ड को डिफाइन किया था, मैंने कहा कि कोवैलेंट बॉन्ड का पार्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे 3 एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं, 3 ऐसे एग्जाम्पल, लास्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा एग्जाम्पल, 3 ऐसे एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ठीक। 3 एग्जाम्पल आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि जहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ने के बाद फिर हम यहाँ पे, ठीक है, पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक, क्या किसके बारे में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। एंड वन मोर क्वेश्चन आपके लिए, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, कि
Na जो है सोडियम, ये तो Na+ में स्टेबल रहता है ना, रहता है, बट वाई सोडियम एग्जिस्ट इन Na स्टेट। भाई सोडियम आपको तो मिलता है ना, आप मार्केट में जाओगे तो सोडियम तो मिल जाएगा, वो Na+ वाला सोडियम थोड़ी होता है, वो तो नॉर्मल सोडियम होता है। ठीक है, हम बता रहे हैं कि नहीं, Na जो सोडियम है ये Na+ में ही स्टेबल होता है। आप ही कह रहे हो कि भाई वो बॉन्ड बनाना चाहते हैं तुरंत, ठीक है, वो बॉन्ड बनाने जाएंगे, बट वाई Na इज स्टेबल इन नॉर्मल स्टेट, सॉलिड स्टेट में कैसे वो एग्जिस्ट कैसे कर रहा है जब स्टेबल ही नहीं है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और उसके साथ साथ LDS लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, उसके ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस, ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए थैंक यू। जो भी पढ़ाया गया है कंप्लीट अच्छे से तैयार करिएगा। प्रारंभ बैच इज़ नॉट फॉर, ठीक है, आप उन बच्चों के लिए नहीं है जो अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते। आप अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो ये बैच आपके लिए है, और यहाँ पे सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा 0 to एडवांस लेवल। देखिए कितना 0 लेवल पे मैंने ये चीज़ें समझाई हैं, कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, क्या फेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिएगा, एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।